हाय फ्रेंड्स। तो चलिए, हम लोगों ने देखिए कल पढ़ा था कार्य वक्र के बारे में। तो जिसमें हमको कार्य को किस प्रकार से करना है। तो कार्य हम जैसे कार्य वक्र में बताया गया कि कार्य 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले हम भारी कार्य करते हैं, और उसके बाद से हल्का कार्य करते हैं, और उसके बाद से रुचिकर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमको भारी कार्य है अपने दिन भर की डेली में, तो हम जितना भारी कार्य पहले कर लेंगे तो हमारे लिए कार्य क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो उसके बाद से हम जो हमारे हल्का कार्य है उनको किया जाता है, और उसके बाद से जिसमें हम इंटरेस्ट लें तो रुचिकर कार्य होते हैं उसको करते हैं। तो चलिए, इस प्रकार से अब हम समझते हैं अपने समय दर्शन के बारे में कि समय दर्शन क्या है। तो देखिए, समय दर्शन जो होता है इसका अर्थ एक ऐसे साधन से है जिसे समझना तो अत्यंत कठिन है परंतु मापना अत्यंत आसान। ठीक है, समय दर्शन में समझना अत्यंत कठिन है, मापना क्या है, आसान है। समय को हम एक उपयोगी पदार्थ समय को हम क्या करते हैं, एक उपयोगी पदार्थ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं तथा व्यय भी कर सकते हैं। मतलब समय को हम उपयोगी पदार्थ के रूप में प्राप्त भी कर सकते हैं और इसको क्या, व्यय भी कर सकते हैं। समय व्यक्ति के अंदर व्यक्ति के लिए मनोवैज्ञानिक अर्थों में भी प्रयोग किया जाता है। समय को समांतर घड़ी, सूर्य अथवा धरती की गतिविधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। अतः समय की मात्रा एवं व्यय किए गए समय की गणना तथा समय की व्यवस्था समय दर्शन के आधार पर की जाती है। तो देखिए, अब समय को किस प्रकार से हम लोग व्यवस्था को समय दर्शन के आधार पर ज्ञात किए। तो समय संतुलन, तो देखिए समय संतुलन के बारे में हम समझते हैं कि समय संतुलन क्या है। कि समय संतुलन के 3 भाग दिए जाते हैं। ठीक है, समय संतुलन के 3 भाग दिए जाते हैं। कौन कौन? पहला कार्य, दूसरा विश्राम और नींद, और तीसरा मनोरंजन। मतलब समय संतुलन के 3 कार्य है। पहला कार्य है, दूसरा विश्राम एवं नींद है, और तीसरा क्या है, मनोरंजन है। तो इस प्रकार से समय संतुलन होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पहले हम लोग पढ़ते हैं विश्राम काल। ठीक है, विश्राम काल क्या है। तो विश्राम काल जो है आपका प्रत्येक कार्य हेतु अवकाश के समय का अलग अलग मानक होता है। मतलब विश्राम काल से ही समझिए कि विश्राम मतलब अवकाश के समय अलग अलग मानक दंड होता है। अवकाश का दैनिक कार्यों में विशेष महत्व है। मतलब कभी भी मान लीजिए हम दिन भर कोई इंसान कार्य तो नहीं करेगा, उसके लिए विश्राम भी क्या हुआ है, अनिवार्य है। ठीक है, मानसिक कार्य के पश्चात उत्पन्न थकान के कारण अवकाश की आवश्यकता होती है। अतः थकान को दूर करने के लिए पूर्व की रात कार्य में ऊर्जा लाने के लिए इसके असम में कोई भी कार्य अगर हम थोड़ा रिलैक्स ले लेते हैं तो हमारी जो शरीर की एनर्जी जो लॉस हुई होती है वो फिर हमको क्या हो जाती है, गेन हो जाती है। मैंने उसको फिर पुनः प्राप्त विश्राम के माध्यम से अपनी ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लगातार कार्य करते जाए थकान के बाद थकान होगी, हमको कार्य में इंटरेस्ट नहीं रहेगा और किसी भी कार्य को हम सही प्रकार से नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से कार्य को करने के लिए हमको विश्राम बहुत ही अनिवार्य है। अब देखिए, हमको कितने कार्य के बाद कितना विश्राम लेना है। मानसिक कार्य हेतु 40 मिनट में 2 मिनट का विश्राम। कोई भी अगर हम मानसिक कार्य कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई, मान लीजिए हमको मानसिक रूप से अगर किसी भी कार्य में है तो हमको 40 मिनट में 2 मिनट का विश्राम अत्यावश्यक है। मतलब हमको लेना ही है। अगर 40 मिनट कार्य कर रहे हैं तो हमको 2 मिनट का रेस्ट अनिवार्य है। मध्यम कार्यशीलता वाले व्यक्तियों के लिए कार्य का समय 16% विश्राम है। ठीक है, जो मध्यम कार्यशील व्यक्ति है उनके लिए 16% का विश्राम, और अधिक कार्य शारीरिक श्रम करने वालों के लिए पूरे कार्य का 57% विश्राम करना चाहिए। मतलब हम अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हमको 57% विश्राम करना है। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं समय मापक यंत्र। ठीक है, तो समय मापक यंत्र के बारे में देख लेते हैं कि समय मापक यंत्र क्या है और यह किस किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए, समय मापक यंत्र में देखिए, समय मापक यंत्र में 3 कार्य होता है। पहला क्या है, समय मापक यंत्र पहला है पीक लोड, दूसरा कार्यवक्र और तीसरा विश्राम। पीक लोड, कार्यवक्र और विश्राम, यही हमारे क्या हैं,
तीन समय मापक यंत्र है, मापन यंत्र है, पीक लोड, कार्यवक्र और विश्राम। ठीक है, पीक लोड, कार्यवक्र और विश्राम, ये हमारे तीन समय मापन यंत्र होते हैं। तो अब समझिए कि पीक लोड क्या है। तो पीक लोड जो होता है वह प्रत्येक गृहिणी के लिए दिन भर में एक ऐसा समय आता है जब कई सारे कार्य अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तथा कार्यभार में वृद्धि हो जाती है। मतलब बहुत सारे कार्य एक साथ करने होते हैं और कार्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसी समय को पीक लोड कहते हैं। जब समय बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ जाए और सभी कार्य का लोड हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको ही हम पीक लोड कहते हैं। ठीक है, तो यदि गृहिणी सुविचारित ढंग से कार्य का विभाजन इस प्रकार से करे कि समय एवं शक्ति की मांग प्रायः दिन भर समान रहे, एक निश्चित समय में कार्यभार के बहुत अधिक हो जाने में संकट से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी गृहिणी अगर अपने कार्य समय को अच्छे से मैनेज करके अपने कार्य को बहुत अधिक हो जाने के संकट से बच सकती है। समय समायोजन का क्रम देखिए, समय समायोजन के क्रम किस प्रकार से बनाकर हर मद को सम्मिलित करके एक सूची बनाए। मतलब अपने हर कार्य के अनुसार सम्मिलित करके एक सूची बना लेना है। हर काम के लिए समय का सही अनुमान लगाए। मतलब प्रत्येक कार्य हम एक काम कितने मिनट में करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना है, सूची बना लेना है कि प्रत्येक कार्य के लिए अनुमान लगाइए कि हाँ हम आधे घंटे में रोटी बनाएंगे, तो आधे घंटे में सब्जी बना लेंगे और 1 घंटा में हम अपने घर की सफाई करेंगे और 1 घंटा हम कपड़ा धुलेंगे और 1 घंटा में हम अपना ब्रश, लाइटिंग और नहाना, ये तीनों काम करेंगे। तो इस प्रकार से हम अपने कार्यों की क्या कर लेंगे, अलग अलग कार्यों की सूची बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या कार्य है, अनुमानित समय और पूर्व उपलब्ध समय से बीच समानता लाएं एवं समय क्रम का निर्धारण करें। अनुमानित समय और पूर्व उपलब्ध समय के बीच समानता लाएं। मतलब अब ये नहीं कि अब अनुमान लगा कर हम लिस्ट तो बना लिए, लेकिन हम क्या कहें, उस कार्य को उसके अनुसार, उस समानता के अनुसार हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमको समानता लाना है, उसके अनुसार ही, अपनी सूची के अनुसार ही काम करना है, उतने समय में कार्य को पूर्ण करना है। योजना का लेखन, और हमें किस योजना को, कौन कौन सी योजनाएं करनी है, उसका हमको लेखन करना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा, क्या समझा कि पीक लोड क्या होता है। प्रत्येक गृहिणी के समय में एक ऐसा समय आता है जो दिन भर के कार्य को ज़्यादा, उसके पास बहुत ज़्यादा कार्य की अधिकता हो जाती है और इसी कार्य की अधिकता के कारण उसके पास बहुत ज़्यादा कार्य हो जाता है और कार्य को किस प्रकार समय के अनुसार विभाजन करके और कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने समय विस्थापन के बारे में पढ़ा। तो समय विस्थापन के अब हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जो हमारा रहेगा शक्ति विस्थापन। तो चलिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत उपयोगी है। तो धन्यवाद।